ब्रह्म। ओम। वैदिक ज्योतिष पंचांग संबंधी वेद मंत्रों के स्वाध्याय के क्रम में आज ग्रीष्म ऋतु का मंत्र हम लोग पढ़ेंगे। ओम वैदिक ग्रीष्म ऋतु यजुर्वेद अध्याय 14 मंत्र 6। कल हम लोगों ने बसंत ऋतु की बात पढ़ी थी, आज ग्रीष्म ऋतु की चर्चा कर रहे हैं। तो मंत्र है ओम शुक्रः च शुचि ग्रीष्मो ऋतु अग्ने अंतः श्लेषो असि कल्पेताम द्यावा पृथ्वी कल्पन्ताम आपः ओषधया कल्पन्ताम अग्नया पृथक मम ज्येष्ठाय सव्रता ये अग्नया समनसो अंतरा द्यावा पृथ्वी इमे ग्रीष्मे ऋतु अभिकल्पमाना इंद्रम यु देवा अभिसंविशन्तु तया देवतया अंगिरस्व ध्रुवे सीदतम। देखिए पूरा मंत्र बात का उत्तरवर्ती मंत्र लगभग वही है। मुख्य बात यही है कि कल से पूर्व का जो हमने मंत्र पढ़ा उसमें बसंत ऋतु थी, आज ग्रीष्म ऋतु है। शुक्राचा शुचि ग्रीष्मो ऋतु। शुक्र और शुचि, शुक्राचा शुचिश्चा ग्रीष्मो ऋतु। शुक्र और शुचि मास ग्रीष्म ऋतु के हैं। बस मुख्य बात इस मंत्र में इतनी ही बताई गई है। शुक्राचा शुचिश्चा ग्रीष्मो ऋतु। शुक्र और शुचि मास ग्रीष्म ऋतु के हैं। ठीक, इसे कल कहा गया था मधुचा माधवश्च वासंतिको ऋतु। उसके पश्चात आया शुक्राचा शुचिश्चा ग्रीष्मो ऋतु। शेष मंत्र पूरा लगभग वही है। एक बार और इसमें ग्रीष्म की बात आती है। द्यावा पृथ्वी इमे ग्रीष्मी ऋतु अभिकल्पमाना। तो सब कुछ वही है, इमे ग्रीष्मी ऋतु है। पूर्व में बसंत था, आगे वर्षा आदि अन्य ऋतुएं होंगी। तो मुख्य बात ये बताया गया कि शुक्र और शुचि मास ग्रीष्म ऋतु के हैं। मधु और माधव बसंत ऋतु के, और उसके पश्चात आने वाले 2 मास जिसको वेद में शुक्र और शुचि कहा गया है, ये ग्रीष्म ऋतु के हैं। वेद में मासों के नाम भी कुछ युगल जैसे हैं, जैसे मधु माधव। मधु और माधव एक दूसरे से संबद्ध हैं, एक जैसे हैं, एक ही धातु एक मधु का ही कह सकते हैं। व्याकरण की दृष्टि से कहें तो गुण हो गया तो माधव बन गया। मधु संबंधी माधव, मधु से उत्पन्न माधव। इसमें कहा शुक्राचा शुचिश्चा। शुक्र और शुचि दोनों में शुच धातु है, पवित्र करने के अर्थ वाली। शुक्र और शुचि ये दोनों ग्रीष्म ऋतु हैं। देखिए ग्रीष्म ऋतु को कहा गया है, जो नाम दिया वो शुक्र और शुचि, पवित्र करने के अर्थ। ग्रीष्म ऋतु पवित्रता की ऋतु। बसंत ऋतु में वो पवित्रता नहीं होती। पवित्र ग्रीष्म ऋतु जीवन के अनुकूल है, केवल हमारे लिए नहीं, सभी जीवों के लिए अनुकूल है। तो जो कीट पतंगे हैं, रोग कारक सूक्ष्म जीव हैं, ग्रीष्म ये बसंत ऋतु उनके लिए भी अनुकूल है। तो बसंत ऋतु में आप देखते हैं रोगों का प्रभाव भी बढ़ता है। आनंददायक ऋतु है, बहुत अच्छा ऋतु चक्र आपको दिखता है। न शीत न ग्रीष्म, प्रकृति की नवीनता आदि आदि, बहुत सुंदर वातावरण होता है बसंत में। परंतु ये सुंदर वातावरण सभी प्रकार के जीवों को बढ़ाता है, उनमें रोग कारक जीव भी हैं। ग्रीष्म ऋतु पवित्रता की ऋतु।
चाहे तो स्वीकार करें तो ये भी है कि ग्रीष्म ऋतु में व्यक्ति चाहे व्यक्तिगत शारीरिक स्वच्छता हो या और घर पड़ोस आसपास की शुद्धता स्वच्छता हो, खुल करके सफाई आदि के कार्य वो कर पाता, बंधा नहीं रहता, शीत से पूरी तरह मुक्त। ग्रीष्म है, गर्मी है, तो व्यक्ति पवित्रता की ओर ध्यान दे पाता है, स्वच्छता की ओर ध्यान दे पाता है। पवित्रता का भाव कुछ और न लें, इसे स्वच्छता से ही समझें। ऐसा नहीं कि आपके आसपास मलिनता गंदगी हो और आप कहें हम बड़े पवित्र हैं, पवित्र भाव ये तो पवित्रता स्वच्छता से अलग कुछ नहीं होता। घर में हमारे वस्त्र आदि भोजन पात्र मलिन हो, गंदे हो और साथ पवित्रता है तो इस पवित्रता का कोई अर्थ नहीं होता। कुछ लोग कहने बड़ा पवित्र भाव है, इसको नहीं छुआ, उसको नहीं छुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, और मलिनता गंदगी भरी हुई है। तो मेरे विचार से ये शुचि, शुद्धता, पवित्रता का भाव स्वच्छता से ही महत्वपूर्ण है। कहा गया ग्रीष्म ऋतु में ये भाव प्रधान होता है। ऐसे ध्यान आया कि मधु माधव, तो मधु आनंदे धातु से मधु और माधव शब्द बनते हैं, तो मधु और माधव मास बसंत को तो आनंद प्रद है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन कहा उसके पश्चात ग्रीष्म का प्रभाव बढ़ता है तो कुछ स्वच्छता होती है, ये भी कह सकते हैं कि हानिकारक सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाते हैं ग्रीष्म के प्रभाव से, वो ग्रीष्म को सहन नहीं कर पाते। थोड़ी सी हम सावधानी भोजन आदि में, खान पान रहन सहन में बरतें तो ठीक रह सकते हैं। वैसे तो सभी ऋतुओं में है कि थोड़ा सावधान रहेंगे, ध्यान रखेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, अन्यथा रोग का आक्रमण तो किसी भी ऋतु में हो सकता है। एक ऋतु की अपनी सावधानियां हैं। तो यहाँ पर कहा गया शुक्राचार शुचि सा ग्रीष्मो ऋतु, मधुमाधव के पश्चात शुक्र और शुचि मास कहे गए। आज की प्रचलित शब्दावली में हम कहेंगे कि इसे आप चैत्र बैसाख के पश्चात ज्येष्ठ और आषाढ़ कह सकते हैं। ये शुक्र और शुचि मास जो कहे गए हैं, इसे प्रचलित आज के जो मास हैं उनके दृष्टि से आप चाहें तो ज्येष्ठ आषाढ़ कह सकते हैं, यही ग्रीष्म के मास हैं। तो वास्तव में आज के मंत्र में बताने को इतना ही था। अभी एक बात ध्यान में आई कि इस क्रम से ज्येष्ठ और आषाढ़ ग्रीष्म ऋतु हुए, परंतु बहुत समय से साहित्य में, मैं साहित्य की बात करूं, ज्योतिष शास्त्रों में क्या कहा गया है, पंचांगकार क्या लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो गंभीर विषय है, वही लोग बताएंगे। एक साहित्य के साधारण विद्यार्थी के रूप में मुझे एक बात लगती है, और मुझे लगता है पंचांगकार ज्योतिष के विद्वान यदि इस विषय पर भी विचार करें तो अच्छा है। आषाढ़स्य प्रथमे दिवसे मेघमालिश, तो संभवतः कवि कालिदास लिखते हैं कि आषाढ़ का प्रथम दिवस है, आषाढ़ मास के पहले दिन आकाश में बादल छाए। आषाढ़ का प्रथम दिवस है, श्रावण का नहीं। आषाढ़ के पहले दिन ही आकाश में बादल छाए हुए हैं, अर्थात वर्षा ऋतु का आरंभ हो गया। आषाढ़ के पहले दिन वर्षा ऋतु का आरंभ हो गया। ये कालिदास जी लिख रहे हैं, आज नहीं लिख रहे हैं। आज हम लोग कह रहे हैं पंचांगों में कुछ भूल चूक हो गई है, एक मास आगे पीछे हो गए हैं, ठीक है। कालिदास जी का समय सम्राट विक्रमादित्य के शासनकाल में माना जाता है, 2000 वर्ष पूर्व। कुछ विद्वानों में उनके समय को लेकर मतभेद हो सकता है, 100-200 वर्ष इधर उधर मान लीजिए,
तो लगभग 2000 वर्ष पूर्व भी कालिदास जी लिख रहे हैं, आषाढ़ प्रथमे दिवसे मेघमालिस्य गगनम। उनका आकाश आषाढ़ के पहले दिन ही घनाच्छादित है, मेघाच्छादित है, बादल छाए हुए हैं। यहाँ तो ग्रीष्म ऋतु का मध्य बिंदु होगा आषाढ़ का प्रथम दिवस, दूर दूर तक मेघ नहीं हो सकते। तो ऐसा क्यों है? और आधुनिक काल या मध्यकाल कह लीजिए, चढ़ा आषाढ़ गगन गन गाजा, मानव मदन दुंदवी साजा। आषाढ़ लगते ही आकाश में बादल छा गए, बादल गरजने लगे जैसे दुंदभी बज रही हो। तो ये कालिदास से लेकर के मध्यकाल में ब्रज और अवधि के समय तक हम आषाढ़ लगते ही आकाश में बादल छाते हुए क्यों पढ़ रहे हैं साहित्य में? जिन्होंने लिखा है उन्होंने देखा होगा तभी तो लिखा, अर्थात उनके समय में ऐसी स्थिति थी। या तो ये माना जाए कि ये लिखने वाले ऐसे प्रदेश के निवासी थे जहां आषाढ़ में बादल आ जाते थे। जैसे वर्तमान शब्दावली में कहें तो 1 जून को केरल में मानसून प्रवेश कर जाता है, जबकि दक्षिणायन होने में भी 3 सप्ताह शेष हैं। 3 सप्ताह के पश्चात दक्षिणायन होगा, तब श्रावण मास का आरंभ होगा, वर्षा ऋतु का आरंभ होगा वैदिक पंचांग के अनुसार। लेकिन वहां तो 3 सप्ताह पूर्व ही घनघोर वर्षा आरंभ हो गई। तो ये तो निश्चित है कि ऋतुओं का समय पूरे भूमंडल में एक साथ तो नहीं होता, भारत में ही अलग अलग होता है। दक्षिण में केरल में जो वर्षा आरंभ होती है उसको उत्तर भारत तक आते आते 3-4 सप्ताह तो लग ही जाते हैं। तो हमें इन सब बातों पर भी थोड़ा सा ध्यान विचार कर रखना चाहिए। जब हम ऋतुओं के मास निर्धारित करते हैं तो ये देखना होगा। हाँ, एक बात और ध्यान में आ रही है, मेरा एक स्वभाव है, जो बात मन में आती है हम अपने मित्रों के साथ बांट लेते हैं, चाहे 1-2 लोग हमारे आसपास बैठे हों या इस समय हम आप लोगों से बात कर रहे हैं। तो इन सारी बातों को हमें थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। एक बात देखने की है, मुझे लग रहा है कि वेद जब कह रहा है कि मधु और माधव, यदि इसे चैत्र बैसाख माना जाए तो ये बसंत ऋतु है, चैत्र बैसाख। और शुक्र और शुचि अर्थात ज्येष्ठ आषाढ़ ग्रीष्म के मास हैं। तो क्या इससे विद्वान इस दिशा में भी विचार कर सकते हैं कि वेद का स्थान, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए अपनी आस्था के दृष्टि से कि वेद ईश्वर की वाणी है, ईश्वर ने ऋषियों के हृदय में उसका समाधि की अवस्था में कैसे प्रकाश किया। यदि आधुनिक बौद्धिक तार्किक दृष्टि से देखें तो जो वेद की भाषा है उससे ये प्रतीत होता है कि वेद के रचना का क्षेत्र सरस्वती नदी का क्षेत्र है, अर्थात हरियाणा, राजस्थान, गुजरात तक सरस्वती नदी बहती रही है। और इस क्षेत्र की भाषा में वो लक्षण अभी भी मिलते हैं जो वेद की भाषा में मिलते हैं, परवर्ती संस्कृत भाषा में उतने नहीं मिलते। आधुनिक काल की स्थानीय बोलियां जो है, ग्रामीण भाषा जिसे आप कह सकते हैं, उनमें वो भाषा संबंधी लक्षण भी मिलते हैं। ग्रामीण बोलियों में, विश्वविद्यालय में पढ़ी बोली जाने वाली भाषा में नहीं, साहित्यिक भाषा में नहीं, ग्रामीण बोलियों में जिसे अपढ़ लोग बोलते हैं, उनमें वैदिक भाषा के बहुत से लक्षण गुण अभी भी मिलते हैं। हरियाणा, राजस्थान के क्षेत्र में जो वैदिक भाषा के लक्षण हैं, जो भाषा वेद में प्रयुक्त हुई है, उसकी विशेषताएं हैं जो विश्व में संभवतः कहीं किसी अन्य भाषा में नहीं मिलती। तो इससे भी हम मानते हैं कि वेद की रचना का क्षेत्र संभवतः
ये हरियाणा राजस्थान का सरस्वती नदी के किनारे का क्षेत्र ही रहा होगा, जिन ऋषियों ने इस विद्या को ये बाणी दी, शब्द दिए, वो इस क्षेत्र के निवासी रहे होंगे। अब वेद के इस ऋतु व्यवस्था को जब देखें कि मध माधो मास चैत्र वैशाख में बसंत ऋतु कहाँ पाई जा रही है, क्या इसी क्षेत्र में कोई स्थान विशेष देखें कि जहां ऋतु चक्र इसके अनुकूल है, या ज्येष्ठ आषाढ़ में तो ग्रीष्म ही होगी और उसके पश्चात श्रावण में ही वर्षा हो पाएगी। जो जैसा कि अभी कहा कि इस क्षेत्र तक, हरियाणा तक मानसून को पहुंचने में, आज की भाषा में जिसे मानसून कहते हैं, ये वर्षाकालीन मेघ के इस क्षेत्र में पहुंचने में 3 से 4 सप्ताह लग जाते हैं। आषाढ़ मास में यहां तो वर्षा नहीं हो पाती। केरल से लेकर के महाराष्ट्र और उससे लगते हुए मध्य प्रदेश तक तो वर्षा आरंभ हो जाती है आषाढ़ मास में कहीं कहीं। इस पर लोगों ने अनुमान लगाया है कि कालिदास संभवतः उज्जैन के हो सकते हैं, जो वो कहते हैं आषाढ़स प्रथमे दिवसे। उनको आषाढ़ के पहले दिन यदि आकाश में बादल दिख रहे हैं तो वो उत्तर भारत के बहुत, यहाँ अयोध्या इंद्रप्रस्थ पाटलिपुत्र के नहीं होंगे, वो निश्चित रूप से उज्जैन या और दक्षिणी क्षेत्र के हो सकते हैं। इसी प्रकार से विद्वान जब उचित लिखित जानकारी नहीं होती तो लोगों के स्थान और समय आदि का अनुमान लगाते हैं ऐसे उल्लेखों से। तो कालिदास के लिए तो आषाढ़ में बादल आ जाना संभव है, वो उस क्षेत्र के निवासी होंगे, लेकिन वैदिक ऋषियों के लिए उस समय बादल नहीं दिख रहे हैं, उनको बादल दिखने में अभी समय है। वर्षा के मेघ यहाँ तक आने में अभी समय है। आषाढ़ बीत जाएगा, श्रावण आते आते ही उनको वर्षा दिख पाएगी। तो ये सब एक बौद्धिक विधि विधान है, इसको कोई भी साथी आस्था से ही जोड़कर सारी बातों को न देखे कि भाई आप ये ऐसे कैसी बात कर रहे हैं, हम तो मानते हैं वेद ईश्वरी है या पौरुषे है, ऋषियों के मन में ईश्वर ने प्रकाश किया, उसको इस तरह से ऋषियों के स्थान और देश काल से कैसे जोड़ा जाए। लेकिन ये भी एक पक्ष है, हमें उस परंपरागत आस्था को भी जानना समझना है, और ये व्यवस्था पर भी यदि हम विचार करें, उसके प्रति भी जागरूक रहें, तो हम समझते हैं कुछ अतिरिक्त होगा, कुछ हानि नहीं होगी, कुछ अतिरिक्त लाभ हो सकता है। तो मैं अपनी बात को यहाँ विराम दूं, आप लोग आगे अपना जो भी प्रश्न विचार हो रख सकते हैं। ओम।